दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनाव लखनऊ से दिल्ली का रास्ता बनाने वाला नहीं है, बल्कि पहली बार लखनऊ को इस देश को रास्ता दिखलाना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ना तो कोई सामान्य चुनाव है और ना ही पारंपरिक चुनाव है। उत्तर प्रदेश इस देश के उस ग्राउंड जीरो के समान हो चला है जहां पर इस देश की सत्ता का अहंकार रेंगता रहा है, जहां पे कानून व्यवस्था नफरत के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दी है, जहां पर लखीमपुर की क्रूरता ने शायद राजनीतिक सत्ता, गवर्नेंस और कानून के राज को अपने हथेलियों पर नचाना सीखा है। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों ने अपने दर्द को भी देखा है। उत्तर प्रदेश के भीतर कोविड का जख्म जो ना इलाज मिल पाने की वजह से जिन परिस्थितियों को देखते चले आए, ऐसी परिस्थिति समूचे देश ने देखी, लेकिन ग्राउंड जीरो उत्तर प्रदेश ही रहा। जरा उन फहरिस्त पे गौर कीजिए जिस बात का जिक्र हो रहा है, क्योंकि इस दौर में सत्ता का अहंकार, उसकी चकाचौंध, विकास की परिभाषा गढ़ने की अनूठी शैली, चाहे वो लखनऊ से निकलकर आए या फिर दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंच जाए, हर किसी ने इस चकाचौंध को परोसने की उन हालातों में कोशिश की जहां पर बेरोजगारी संघर्ष करते हुए नजर आई, जहां पर उद्योग धंधे ठप हुए तो बेरोजगारों की तादाद पहले से ज्यादा थी, वह रोजगार छीनने के बाद और बढ़ती चली गई। दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश का नोएडा शायद इसके लिए एक बड़ी लकीर है। लेकिन इन परिस्थितियों के भीतर परंपराएं भी इस चुनाव में टूट रही हैं। नेताओं को सशरीर मौजूदगी वोटरों के सामने नहीं होगी। इस चुनाव के भीतर संवाद टेक्नोलॉजी के जरिए होगा, और टेक्नोलॉजी अक्सर उन शब्दों को खोजती है जो लोगों के दिलों को भा जाए, लोगों के दिमाग को भन्ना दे। इन परिस्थितियों में क्या वाकई हमारे पास कोई नेता है जो लोगों से सरोकार रखकर चलता हो? यहां तो टिकट पाने के लिए पैसा चाहिए, बाहुबल चाहिए, या पैरवी चाहिए, या फिर आप नफरत फैलाने के आदी हो चले हो, या फिर चुनाव जीतने के लिए आपका विजन सिर्फ अपनी जाति पर टिका हो। इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को राह इस देश को दिखानी है, क्योंकि इस दौर में जो प्रचार दिया गया, जो प्रचार दिखाया गया, उस प्रचार के अलावे सच यही था कि उसमें सिर्फ झूठ और झूठ को रखा गया था। लेकिन सवाल यह भी है कि जब परंपराएं टूट रही है तो सत्ता और विपक्ष का कोई नेता सीधे संवाद नहीं बनाएगा, लेकिन संयोग से दिल्ली और लखनऊ में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है। उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये दस्तावेजों के जरिए आज जरा परखने की कोशिश करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से चीजों को देखिए और समझिए। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता, या लखनऊ को इस देश को रास्ता दिखाने की स्थितियां। लखीमपुर की क्रूरता हमने और आपने ही नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश ने बहुत नजदीक से देखी है। प्रवासी मजदूरों का दर्द, तकरीबन 2.5 करोड़ प्रवासी मजदूर जो देश के अलग अलग हिस्सों में थे, कोरोना काल के पहली लहर के बाद किस तरीके से वह अपने घरों में लौटे और वहां पर किन परिस्थितियों को जीना पड़ा, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रवासी मजदूर के बाद जब परिजनों की त्रासदी कोविड काल के बाद, अपनों की मौत के बाद उभर कर आई, और जिन स्थितियों को उन्होंने अपनी नंगी आंखों से देखा और नंगे पांव चलते हुए शमशान घाट में भी परखा और समझा, और गंगा के तट पर भी देखा, उससे उनके दिल के भीतर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। ये कौन सी स्थिति है? इसके बाद बेरोजगार लोगों का संघर्ष, बेरोजगारी की परिस्थितियां, इन दोनों से जूझते हुए खास तौर से मध्यम वर्ग का तबका, खास तौर से जातियों में बांटिएगा तो शायद ओबीसी आपके जहन में तुरंत आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस पूरे संघर्ष को युवाओं के साथ जोड़िए। उनके भीतर की उन मनस्थिति को क्या कोई नेता समझ पा रहा है? क्या वाकई कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन है? सत्ता के इशारे पर हिंसक होता पुलिस और प्रशासन, और उसी को कानून का राज करार देने की मंशा के पीछे सत्ता संभालने की सोच, इसे भी उत्तर प्रदेश ने कमोवेश हर दृष्टि से देखा है। खास तौर से अपराध पर नियंत्रण करना है तो सेलेक्टिव होकर करना है। इतना ही नहीं, इस दौर में पूरे की पूरी एक कौम जो मुसलमान है, उसके भीतर की खामोशी, उसका डर, उसका हाशिए पर चले जाना, इसे भी उत्तर प्रदेश ने देखा है और भोग भी रहा है। इस लंबी फेरिस्त के बाद अहंकार और मदमस्ती में डूबी सत्ता जो अपने साथ संवैधानिक ताकत लेकर चलती है
और अपने इर्द गिर्द सुरक्षा का दायरा बनाकर चलती है, जिसके पास आकूत पैसा है, जो रैलियां करती है तो इतनी शानदार रैली होती है कि उसकी रोशनी में और स्क्रीन पर रेंगते हुए जो तस्वीरें होती हैं, जनता उसी में खो जाती है। लेकिन यह दौर बिल्कुल अलग है। इतने सारे जख्म हैं, उस जख्म पर मलहम लगाने के लिए पहली बार चुनाव ही हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। इस चुनाव के जरिए तय क्या होना है? सत्ता परिवर्तन तय होना है, सत्ता के बाद जो लोग आएंगे उनकी जिम्मेदारियां तय होनी है, या फिर इस दौर में गैर जिम्मेदारी के साथ सिर्फ अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने की जो सोच थी उसके धराशायी होते हुए स्थितियों को देखना है। हमें करना क्या है? यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें इस देश के भीतर उठते सवाल, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो, उनका विश्लेषण उत्तर प्रदेश को करना। और जब इस बात का जिक्र हो रहा है कि यह चुनाव तो सोशल मीडिया और वर्चुअल दुनिया के जरिए लड़ा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमारी है जहां सबसे ज्यादा स्मार्टफोन है। तकरीबन 12% स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश में है। देश भर के भीतर में आज की तारीख में तकरीबन 93 करोड़ स्मार्टफोन हैं। उसके 12% का होने का मतलब है तकरीबन 11 से 12 करोड़ स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश में है। 8 करोड़ से ज्यादा टेलीविजन सेट्स हैं वहां पर। तो क्या वाकई संवाद उसी के जरिए बनेगा और यह कहा जा सकता है कि बीजेपी इसमें जीत जाएगी? समझना यह होगा कि जब लखनऊ में बीजेपी की सत्ता है, दिल्ली में बीजेपी की सत्ता है और एक लंबी फहरिस्त है महंगाई की, बेरोजगारी की, दर्द की, क्रूरता की और सामाजिक तौर पर राजनीतिक अश्लीलता भी इसी दौर में दिखाई दी है सत्ता के जरिए। जो अतीत के दौर में जब आप जाते हैं और याद करते हैं कि 2017 से पहले क्या था, उन नेताओं की पहुंच अगर वोटरों तक नहीं हो पाती है तो जाहिर है इस चुनाव के भीतर सिर्फ मौजूदा वक्त ही रहेगा, क्योंकि नजर तो आपको वही लोग नजर आएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया होगा, जिन्होंने वर्चुअल मंचों पर जगह पहले से स्पेस ले ली होगी, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अपना आईटी सेल होगा, खूब पैसा होगा, बांटने के लिए अपार संपत्ति होगी। ये सारी चीजें किसके पास होंगी? और जब संवाद जनता बनाना चाहेगी तो जनता उन पुरानी परिस्थिति में नहीं जाएगी जहां पर रोड शो हो रहा है, नुक्कड़ सभा हो रही है। इनसे हटकर है, तो परंपरा से हटकर और महत्वपूर्ण चुनाव की परिस्थिति में हम जैसे ही बढ़ते हैं, हमें लगता है क्या कुछ मजाक इस देश ने इस दौर में नहीं देखा। 80 सांसदों ने जो गांव गोद लिए, ये इससे बड़ा मजाक इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री ने ही किया था। लाल किले के प्राचीर से हर सांसद को निर्देश था एक गांव गोद ले। तो 80 सांसद जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाहिर है मजाक पूरे देश के साथ हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो ग्राउंड जीरो रहा है। 80 गांव जी नहीं, दूसरे खेप में कुछ और लोगों ने गांव लिए। 114 गांव का निरीक्षण किया गया। जब सरकार के जरिए सरकार ने इस बात को लेकर लगाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ साइंस एंड सोसाइटी को, तो उसने 2019 में जो मूल्यांकन करके दिया, कहा 114 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 14 ही ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो सही मायने में उस मानक पे ठहरती है जिस मानक को लेकर कहा गया कि गांव को एक आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए। इस देश के भीतर में मजाक की परिस्थिति सिर्फ गांव गोद लेने के साथ नहीं हुई है, बल्कि स्वच्छता का ढोंग सभी ने देखा है। मां गंगा के नाम पर भावनाओं को कैसे उभारा जाता है, यह भी हर किसी ने देखा, समझा और भोगा है। इस दौर में जो संसद के जरिए और धर्म संसद के जरिए, एक तरफ नफरत पर खामोशी और दूसरे तरफ धर्म संसद के जरिए नफरत फैलाने की परिस्थितियां, इसे भी किसने देखा है? उत्तर प्रदेश ने ही देखा है। इस लकीर पर चलते हुए जब आपसे एक सवाल यह हो, क्या वाकई इस देश की समूची राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या कोई रिजल्ट दे पाएंगे? जाहिर है हमारे पास विकल्प बहुत कम होते हैं नेताओं को चुनने के। जो नेता होते हैं उनका अतीत उसी कटघरे में खड़ा होता है जो मौजूदा वक्त में सत्ता और नेताओं का कटघरा होता है। बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी पाठ उत्तर प्रदेश को ही पढ़ाना है और पाठ के जरिए शायद अभी तो उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास अब यह वक्त है जहां पर वह ऐसे उम्मीदवारों को चुने और लेकर आए जिनकी पहचान सामाजिक तौर पर सोशल मीडिया हो या वर्चुअल दुनिया हो, उसके जरिए क्या वाकई है
तो क्या ऐसे में प्रवक्ताओं की लिस्ट सामने आ जाएगी? क्या वाकई ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कंटेंट को यानी अपनी समझ को इतने मजबूत तरीके से पेश कर पाएगी जहां पर वह उत्तर प्रदेश के वोटरों को अंदर से अपने साथ जोड़ सके? क्योंकि हर किसी ने क्रूरता देखी है, ढोंग देखा है, झूठ देखा है, फरेब देखा है, मुफलिसी देखी है, सारी चीजें तो इस दौर में देखी गई है। और जब हम गांव लेने का जिक्र कर रहे थे तो हमें लगा कि दिल्ली जैसी जगह में भी 7 सांसदों ने 7 गांव गोद लिए। सातों गांव की परिस्थितियों की आज की रिपोर्ट बतलाती है कि दरअसल ना तो कहीं सीवर का प्रॉब्लम है, कहीं डिस्पेंसरी की प्रॉब्लम है, कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पे स्कूल नहीं है। यह दिल्ली का हाल हम आपको बतला रहे हैं। तो ऐसे में इस देश के साथ मजाक करने के लिए डबल इंजन में दिल्ली की सरकार की मौजूदा सोच और लखनऊ की परिस्थितियों को समझना होगा। हमें लगता है पता नहीं क्यों जैसे ही जिक्र लखनऊ का होता है 2007 याद आ जाता है, जब पार्लियामेंट के भीतर मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जार जार रोने लगे थे, फूट फूट कर रोने लगे थे, क्योंकि उनको 11 दिन की जेल दे दी गई थी। जेल दी गई थी वो मुलायम सिंह सरकार हुआ करती थी। उस समय उन पे आरोप लगा था वो जहां जिसकी मौत पर संवेदना व्यक्त करने गए हैं उससे सांप्रदायिकता को बल मिलेगा और कहीं ना कहीं मोटी लकीर खिंच जाएगी हिंदू और मुसलमान को लेकर। ये आरोप लगे थे जिसको उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर बताया था कि मैं 5 बार का चुना हुआ सांसद और मुझे जेल में डाल दिया गया। मौजूदा वक्त में कितने बार के चुने हुए सांसद हैं, कितने लोग हैं, कितने एमएलएज हैं, कितने नेता हैं जिनके दरवाजे पर आईटी पहुंचा, ईडी पहुंची, जिनकी सीबीआई जांच हुई, कितनों को जेल की दिशा में भी देखना पड़ा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक गर्दन पर तलवार जो लटकती रहती है वो किस बात की थी? वो सत्ता की तलवार थी। वो एजेंसीज की तलवार नहीं होती है, वो कानून की तलवार नहीं होती है, वो सत्ता की तलवार होती है। तो क्या जनता जिसे चुन लेती है उसकी जिम्मेदारी तलवार उठाकर अपनी सत्ता के अनुकूल रास्ता बनाए रखने की है? उत्तर प्रदेश को यह तय करना है। और क्या वाकई जनता के साथ नेताओं के कोई सरोकार हो पा रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं? तो क्या 2022 का चुनाव परिणाम 10 मार्च को जो निकल कर आएगा और जिस भी सत्ता के हाथ में गद्दी दी जाएगी उसकी जिम्मेदारी लोगों के साथ जुड़ने की होगी? क्या वो वाकई इतना नरम दिल होगा? क्या वाकई उसके भीतर मानवीयता होगी? मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है। लेकिन सीख और पाठ उत्तर प्रदेश के वोटरों को ही पढ़ाना है, क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था सबसे खराब किस कालखंड में हुई? इसी दौर में अगर आप एनसीआरबी के डाटा देखते हैं, योगी आदित्यनाथ का काल। लेकिन योगी आदित्यनाथ काल में बीते 1 महीने के भीतर जो प्रचार किया गया उसमें बेहतरीन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ही थी। एक लिहाज से श्रेष्ठ राज्य था ये। उत्तर प्रदेश में दबंगई सबसे ज्यादा इसी दौर में निकल कर आई, लेकिन प्रचार में बताया गया कि दबंगई इस दौर में सबसे कम थी। इस दौर में टकराव और नफरत कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी सौहार्दपूर्ण परिस्थितियों को समेटे हुए विज्ञापन लगातार अखबारों के पन्नों पर या फिर टेलीविजन स्क्रीन पर इस दौर में रेंगते हुए नजर आए, पोस्टरों में नजर आए जो चस्पा रहे। अब तो आचार संहिता लागू हो गई है, पोस्टरों को हटाया जा रहा है, लेकिन जो हो रहा था और जो बताया जा रहा था और बताने वाले जो तंत्र थे वो उसी लोकतंत्र के तंत्र हैं जिसके आश्रय भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है, फोर्थ स्टेट। उसकी भूमिका भी पैसे की वजह से क्या सत्ता के लिए काम करने वाली हो गई? अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर इस देश के भीतर में बचेगा क्या? यह पाठ उत्तर प्रदेश को ही पढ़ाना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को ही पढ़ाना है। और यह एक अच्छी बात है कि जो बड़े बड़े नेता हैं जिनकी एक पहचान है अतीत पे, जिनके कंधे पर शायद दागदार की पूरी पोटली टिकी हुई है, उससे हटकर वो चाहे तो इस बार जिस भी कैंडिडेट को लेकर चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, किसी छोटे पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो, उससे संवाद और संपर्क बना के, या फिर गरीब कैंडिडेट हो उसको लेकर जिताने की परिस्थिति में क्या उत्तर प्रदेश का वोटर आ सकता है? यह भी एक सवाल है। क्योंकि इस फहरिस्त में अपराध भी जब सेलेक्टिव हो रहा था तो लेकिन इस देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार करने के दौरान इस बात को कहने से नहीं चूकते कि अब अपराधी सर नहीं उठा सकता है। तो क्या अपराधी भी सत्ता के अनुकूल होता है? और अपराधी भी उसके ऊपर जो दाग और धब्बे लगे होते हैं सत्ता बदलने के साथ बदल जाते हैं? ये सारी परिस्थितियां इस दौर की देखी गई है, भोगी गई है। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी का प्रचार में इस दौर में वर्चुअल मीडिया के जरिए कमजोर हो जाएगा, कांग्रेस का कमजोर हो जाएगा, मायावती का कमजोर हो जाएगा? तब तो अच्छी बात है।
वोटर जब देखेगा नहीं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो याद भी नहीं करेगा उस पॉलिटिकल पार्टी के वक्त की वह कौन सी सोच थी, कौन सी स्थितियां थी। क्योंकि बीजेपी सक्षम है, पूंजी उसके पास है, तो वही दरवाजे दरवाजे जाएगी, लेकिन सत्ता तो उसी की है और जनता मुश्किल हालात में है। पाठ तो जनता को ही पढ़ाना है, पाठ तो वोटरों को ही पढ़ाना है। यानी क्या ये माना जाए कि यह वर्चुअल एस्पेक्ट चाहे बीजेपी को मजबूत दिशा में दिखाई दे रहा हो, लेकिन यह शायद वोटरों के लिहाज से एक सबसे कमजोर परिस्थितियों को जन्म दे चुका है, जहां पर आप ही को जाना है और अपनी उपलब्धियों को बताना है और विपक्ष पर निशाना साधना है, और विपक्ष सक्षम नहीं है इस रूप में जो दरवाजे तक वोटरों के पहुंचे बताए, तो उसका साइलेंट होना ही शायद वोटरों की उस मनस्थिति में ले जाता है कि उत्तर प्रदेश कैसा था। वो याद करें 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक। 90 के दशक में तो क्या कुछ देखा गया था, जिस समय अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, गोलियां चल रही थी, लाठियां चल रही थी, रथ यात्रा निकल रही थी, वो सारी चीजें याद कर लीजिए। लेकिन भारत को अब आगे देखना है, यह पाठ लखनऊ को ही पढ़ाना है, यह पाठ उत्तर प्रदेश को ही पढ़ाना है। और जब इन बातों का जिक्र होता है तो इसमें दो बातें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब जिक्र हो रहा है तो एक चीज समझ लीजिए, 2017 के चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 करोड़ 73 लाख स्मार्टफोन थे। आज की तारीख में ये बढ़कर 11 करोड़ 17 लाख स्मार्टफोन आ गए हैं। बाकी फोन्स अलग हैं जो कि सामान्य फोन होते हैं, इनका भी अपना योगदान इस माध्यम के भीतर रहेगा। लेकिन चाहे बीपीएल कार्ड वाला हो या एपीएल कार्ड वाला हो, ऐसा नहीं है कि यह उस स्मार्टफोन से जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए हैं, जो सरकारी आंकड़ा और डाटा बतलाता है। लेकिन ये एक अलग मसला है कि बनारस की गलियों में, और बनारस ही नहीं बल्कि देश की गलियों में घूम घूम कर जब दिल्ली से कोई पहुंचता है या लखनऊ से कोई पहुंचता है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हर जहन में आ जाते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र, अब तो शायद नोटिफिकेशन हो गया, तो मुख्यमंत्री तो औपचारिक तौर पर है, अनौपचारिक तौर पर है कहिए, क्योंकि अब तो इलेक्शन के मोड में चले गए हैं। पार्लियामेंट के भीतर 2007 में योगी आदित्यनाथ जब फूट फूट कर रो रहे थे, वो कह रहे थे मैं सन्यासी बनकर मैंने घर छोड़ा था, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है पॉलिटिक्स। अच्छा लगा था सुनना। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सियासत की डोर उन्हीं के हाथ में रही। उस दौर में क्या कुछ हुआ, और जब आप किसी चीज को रौंदते हैं तो कहते हैं कि सत्ता जो होती है जब आपके हाथों से खिसकने लगती है तो आप लोगों के दर्द को नहीं देख पाते हैं। पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट्स, और पावर करप्ट्स के आगे की लाइन होती है एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन उससे आगे की परिस्थितियां अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से आप चीज़ों को समझें तो पावर आपके दिमाग को करप्ट करता है, जहां पर उस तंत्र को वो बंद कर देता है कि लोगों के साथ कौन सा दर्द है, लोग किस मुश्किल स्थितियों में हैं। यहां तक कि लोग जब हंसते भी हैं तो भी आप उनके साथ नहीं हंस पाते हैं, क्योंकि पावर आपको एक अलग दिशा में ले गया होता है। इसे संभाल पाना बड़ा कठिन काम है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जो अगर कहा गया, जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा, जो गवर्नर हैं, कि किसान क्या मेरे लिए मरे, यह एक असंवेदनशीलता की परिस्थिति है। दूसरी स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर में एनसीआरबी के डाटा और तमाम थानों में दर्ज अपराधों की वो फहरिस्त बतलाती है कि इस दौर में कितने अपराध बढ़े हैं। करप्शन अगर सिस्टम का हिस्सा हो जाए या सिस्टम में तब्दील हो जाए तब आप करप्शन को नहीं पकड़ सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन भी इसी तरीके से अगर सिस्टम की जरूरत हो जाए और वो गवर्नेंस का हिस्सा हो जाए तो आप पकड़ में नहीं आएगा, आपको सारी चीजें ईमानदार लगेगी। लेकिन फिर वही सवाल है, सत्ता जिसके पास होती है वो आईना लेकर नहीं चलता है, तो वह खुद को देख भी नहीं पाता है। तो क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश एक ऐसी चुनाव की परिस्थिति पर आकर खड़ा हो गया है जहां उसे सत्ता के सामने आईना भी रखना है, और शायद उस पूरे गवर्नेंस के पार्ट को, जिसमें करप्शन है, जिसमें अमानवीयता है, जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें अपराध है, उन परिस्थितियों को समझते बूझते हुए वोट डालने की स्थिति में बढ़ना है क्या? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अगर राह दिखा दी तो दिल्ली को भी आने वाले वक्त में बदलना पड़ेगा। उसके पास भी 2 ही बरस का मौका होगा कि या तो वह खुद को बदल ले या फिर जनता बदलने को तैयार खड़ी है। यह पाठ उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। और जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमको यह भी महसूस होता है कि आप जब समझना शुरू कीजिएगा कि 10 मार्च को क्या राष्ट्रीय उत्सव का दिन होगा या राष्ट्रीय त्रासदी का दिन होगा।
आप कहेंगे चुनाव हुआ, वोट हुआ, लोकतंत्र को जिया ही तो गया। यकीनन जिया गया, लेकिन जरा इन परिस्थितियों को समझिए। पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव वर्चुअल एस्पेक्ट में लड़ा जा रहा है प्रचार के लिए। जनता तक वोटर नेता नहीं पहुंच पा रहा है, उसके शब्द ही महत्वपूर्ण होंगे। वह शब्दों के जरिए और अपने भाषणों के जरिए जो वर्चुअल मीडिया से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, क्या उसमें खो जाएगा? आप कहेंगे क्यों इनकार कर रहे हैं इस दौर में धनबल का, बाहुबल का, क्या वो चीजें नहीं होंगी? यकीनन होगी, लेकिन फिर भी जो एक लंबी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के लोगों में, लगभग 22 करोड़ की जनसंख्या है, वोटरों की तादाद लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा है, और उस 15 करोड़ के भीतर का सच यह है कि उसमें खड़े हुए 15 करोड़ में से 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 1.5 करोड़ प्राइवेट सेक्टर की तरफ ताकते हुए डिग्रीधारी बेरोजगार है। असंगठित क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसको सोशल सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया। कौन सी भी फेरिस्त उठाइएगा, इस दौर में हम और विकट परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को लाकर खड़ा कर चुके हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले भी था, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी बद से बदतर स्थिति में जाकर खड़े होते चले गए। लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है कि चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो क्रिमिनलाइजेशन हो, चाहे वो इनह्यूमनिज्म हो, यानी अमानवीयता हो, ये सब कुछ जो सिस्टम का हिस्सा बन गया, जहां सत्ता की आंखों से आंसू नहीं टपकते हैं, और टपकते हुए आंसुओं को देकर वो ठहाका लगाने से चूकती भी नहीं है। तय उत्तर प्रदेश को करना है, क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि प्रवासी मजदूर, ऑक्सीजन, दवाई, किसान के दिल की परिस्थिति, नोटबंदी में लाइन में खड़े होकर मौत, जीएसटी के समय छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी दोनों की परिस्थिति, जो डिग्रीधारी बेरोजगार है उसकी स्थिति, बच्चों को ना पढ़ा पाने की परिस्थिति, और 2 साल से जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वह भी नेट की स्थिति में कितने लोग जुड़े हुए हैं, और कितने लोगों के पास ऑनलाइन की पढ़ाई कर पाने की इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच भी है। बच्चे पढ़ाई करें कि घर में खाना बने, इस परिस्थिति से उत्तर प्रदेश लगातार गुजर रहा है। और हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से फेल है, जहां पर अब तीसरी लहर की आहट है तो दूसरी लहर का डर सबके सामने आकर खड़ा हो गया है। यानी सत्ता सरकार है, इस देश में बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन भरोसा जागृत नहीं हो पा रहा है कि इन लोगों पे भरोसा कैसे किया जाए। सवाल यह भी नहीं है कि इन लोगों के अलावे वो लोग होते तो क्या करते। सवाल पहली बार शायद उत्तर प्रदेश के जरिए ये आकर खड़ा हो गया है कि इस दौर में इस देश ने जिन जिन मुद्दों को देखा है, वो बैंक की कंगाली हो, रिजर्व बैंक के भीतर बोर्ड का पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की सोच हो, बैंकों का निजीकरण हो, बड़े बड़े आर्थिक संस्थानों का ढहना हो, इस दौर में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन नेगेटिव में चले जाना हो, उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों को मजदूरी ना मिल पा रही हो, मजदूरी इसलिए क्योंकि मनरेगा में तो मजदूरी होती है, वह भी पूरी ना मिल पा रही हो, और 100 दिन का काम मिलने की स्थिति में सिर्फ 12% लोग ही आ पा रहे हो, गन्ना किसान अलग से परेशान हो। कैसे मुद्दों को आप किस रूप में देखिएगा तो सवाल जातियों में बंटना है, धर्म की मोटी लकीर के आश्रय भावनाओं का उभार देना है, जबकि हर ढोंग को हमने इस दौर में देखा है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और लखनऊ का रास्ता दिल्ली की तरफ नहीं आता है, बल्कि लखनऊ का रास्ता इस देश को रास्ता दिखलाता है। यह गांठ बांध लीजिए, तब सोचिएगा अब जब प्रचार सोशल मीडिया और वर्चुअल मीडिया पे शुरू होगा तो इनकी बातों को गौर से सुनिएगा भी, और चाहिए तो इनको ना सुनते हुए अपने आप को सुनना शुरू कीजिएगा। आप चाहते क्या हैं और कौन इसे पूरा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।